नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाइत। हमारे इस खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार की जा रही है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत विभिन्न पदों के लिए प्राप्त आवेदनों को शॉर्टलिस्ट करते हुए 746 उम्मीदवारों को एक क्लिक से जॉब ऑफर लेटर एसएमएस के माध्यम से भेजे। 15 दिनों में शॉर्टलिस्ट युवाओं को सेवा में आने का विकल्प देना होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंगलवार को हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत विभिन्न पदों के लिए प्राप्त आवेदनों को शॉर्टलिस्ट किया और एक क्लिक से जॉब ऑफर लेटर भेजे हैं, जिससे युवाओं में खुशी का माहौल है। आपको बता दें कि 15 दिनों में शॉर्टलिस्ट युवाओं को सेवा में आने का विकल्प देना होगा। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई यहां बैठक में निगम की कार्यप्रणाली पर भी विस्तार से चर्चा की गई है। देखिए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में मंगलवार को चंडीगढ़ में हुई हरियाणा कौशल रोजगार निगम की बैठक में निगम की कार्यप्रणाली पर भी विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत विभिन्न पदों के लिए प्राप्त आवेदनों को शॉर्टलिस्ट करते हुए 746 उम्मीदवारों को एक क्लिक से जॉब ऑफर लेटर एसएमएस के माध्यम से भेजे। हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के मकरंद पांडुरंग ने बताया कि आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत विभिन्न विभागों में अनुबंध आधार पर रखे कर्मचारियों को ठेकेदारों के शोषण से बचाने के लिए मुख्यमंत्री ने एक ही छत के नीचे अनुबंध आधार पर कर्मचारी रखने की पहल करते हुए HKRN का गठन करवाया है। अब तक निगम के माध्यम से कई युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए गए हैं, जिनका चयन ईमानदारी व पारदर्शी तरीके से किया गया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं कि HKRN में विभिन्न प्रकार के लालच देकर लोगों का काम हो रहा है। ये सरासर गलत है। मुख्यमंत्री ने आम लोगों से आग्रह किया कि HKRN में किसी भी कार्य के लिए किसी भी तरह के प्रलोभन में न आए, क्योंकि निगम के तहत पूरी ईमानदारी व पारदर्शी तरीके से सुव्यवस्थित प्रक्रिया को अपनाकर ही युवाओं को अनुबंध आधार पर रोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं जिन्हें शॉर्टलिस्ट किया गया है। लेवल 1 से लेवल 3 तक के पद शामिल हैं। इन पदों में सहायक लाइनमैन के सर्वाधिक 227 पद, ड्राइवर ERV के 55 पद, फायरमैन फायर ड्राइवर के 47 पद, डाटा एंट्री ऑपरेटर के 46 पद, ब्लॉक क्लस्टर कोऑर्डिनेटर के 42 पद, ड्राइवर के 40, जेई सिविल के 31 पद, स्वीपर के 30, आयुष योग सहायक के 20 पद, लिपिक के 15, लीगल असिस्टेंट के 11 पद, अकाउंट्स क्लर्क के 7 पदों सहित अन्य विभिन्न पद शामिल हैं। सीएम मनोहर लाल समय समय पर रोजगार को लेकर सौगात देते रहते हैं। ऐसे में इस सौगात की अगर बात करें तो 746 उम्मीदवारों को जॉब देकर सीएम ने साबित कर दिया कि पारदर्शी नौकरी का वादा सरकार ने किया था और इसे पूरा भी किया। सीएम ने जो वादा किया था वो आपको सुनवाते हैं। मैं आपको बता सकता हूँ, सरकारी नौकरी के अंदर जैसे 1999 से 2005 तक 5 साल में 15,000 नौकरियां सरकारी नौकरियां दी गई। 2005 से 10 साल में 86,000 नौकरियां दी गई और हमने 8 साल में 1,09,94 ये नौकरियां। सरकारी भर्तियों के अलावा सक्षम युवा स्कीम हमने चलाई, जिसके अंदर बेरोजगार व्यक्ति को, पोस्ट ग्रेजुएट को हमने 100 घंटे बदले काम दिया। इसी प्रकार से हमने ग्रेजुएट को दिया, +2 को दिया। आज 1 लाख से ऊपर लोग ऐसे हैं जो इस योजना का लाभ उठा सके हैं। जिन्होंने अप्लाई किया वो 3,96,000 थे और जिन्होंने इसका लाभ उठाया वो 1,75,000 कुल हो गए, लेकिन उसमें से काफी लोग छोड़ के अपनी नौकरियों में भी जाते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट 54,000, ग्रेजुएट 85,000 और 10+2 के 35,000, ये लोगों ने उसका लाभ उठाया। 1,01,000 लोगों को सक्षम के माध्यम से उनकी स्किलिंग करा करके उनको प्राइवेट जॉब में काम दिलवाया है। 1,06,464 जो पहले से कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई हैं उनको उसमें पोर्ट किया गया है और वो भी डिपार्टमेंट की सहमति से किया गया है।
उसमें से वोट करने के लिए जो प्रपोजल था वो 1,06,000 का था, लेकिन 95,424 लोगों ने सहमति दी, वो उसके अंदर वोट हुए हैं। इसी प्रकार जो नए लोग जिनकी डिमांड डिपार्टमेंट से आती है और जो अनुभवी लोग हैं, पहले से जो हमारे पास इसका डाटा है कि अनुभवी लोग हैं, किसी कारण से पहले कॉन्ट्रेक्चुअल थे, वो छूट गई, बाद में फिर उन्होंने उसको अप्लाई किया, उनमें 6,736 लोगों की जो दोबारा से डिमांड आई है, जिसमें से 4,380 बल्कि जो डिमांड आई है वो सिलेक्ट करके उनको हमने ऑफर लेटर दिए हैं। 4,380 लोगों ने उसमें से ज्वाइन कर लिया है। पहली बात तो ये है कि ये व्यवस्था शुरू क्यों की गई, क्योंकि बहुत से एम्प्लॉइज जो हमारे आउटसोर्सिंग पर ठेकेदार प्रथा के माध्यम से आते थे और लगातार एम्प्लॉइज के और भिन्न भिन्न ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि इस ठेकेदारी प्रथा को किस तरीके से खत्म किया जाए, क्योंकि ऐसे आउटसोर्सिंग के जितने भी कर्मचारी हैं उनका शोषण बहुत होता था। न उनको ईपीएफ का लाभ मिलता था, न उनको ईएसआई का लाभ मिलता था। तो इस प्रकार की बहुत सी समस्याएं थी, जिसमें से लंबे विचार के बाद हमने कहा कि ठीक है, आउटसोर्सिंग रखना तो सरकार को पड़ता ही है, क्योंकि जो स्थायी नौकरियां हैं उसके लिए हमारी व्यवस्था अलग है। वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, वो एचपीएससी है, या कहीं कहीं जो अलग से व्यवस्थाएं जो बनी हुई हैं वो सब परमानेंटली अलग से हैं। लेकिन जहां आउटसोर्सिंग किसी डिपार्टमेंट की, इमीडिएट डिपार्टमेंट की डिमांड है, उसको ठेकेदारों के माध्यम से लिया जाता था। उसके लिए ये बनाया गया है एचकेआरएन। और इसमें भी ये ठीक है कि ये बिल्कुल अस्थायी नौकरी है, 1 साल के लिए होती है। 1 साल के बाद उसको जैसे बाकी भी पहले भी उसकी एक्सटेंशन मिलती है तो उसी हिसाब से ही होगा। ये कोई परमानेंट नौकरी नहीं है। परमानेंट नौकरी का तो अलग से हमने, जैसे ग्रुप सी का भी सीईटी हुआ है, अब उसमें से नौकरियां लगभग 30-35 हजार की रिक्वेशन आ गई है। उसी के बाद ग्रुप डी की है, उसके भी सीईटी होना है, वो सब प्रक्रिया अलग है। ये तो तुरंत इमीडिएट आवश्यकता को पूरा करने के लिए एचकेआर के माध्यम से करते हैं। अब इसमें किस आधार पर करते हैं, आधार जो पूछा है, इसमें हमारा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट आधार है और इस आधार के हिसाब से मैं कह सकता हूं कि पोर्टल बनाया गया है, ट्रांसपेरेंट है। उसमें पहली प्राथमिकता जो पहले से एक्सपीरियंस लोग हैं उनको लिया जाता है। अगर एक्सपीरियंस लोग उपलब्ध ना हो तो फिर उस पोस्ट के लिए उसी पोर्टल में एक एडवर्टाइजमेंट दे करके कि ये हमारे पास इतनी सीटें हैं, अगर कोई और अप्लाई करना चाहता है अप्लाई करे। उसकी सैलरी भी निश्चित है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 जो एक आउटसोर्सिंग की होती है वो की गई है। और इसमें भी बिल्कुल एक रैंकिंग के हिसाब से जो मेरिट लिस्ट उसकी बनी हुई है, उसमें सबको पता होता है मेरिट लिस्ट क्या है। इसके अंदर बिल्कुल मार्क्स दिए जाते हैं कि उस परिवार की वार्षिक आय ये कितनी है। कम आय है उसको प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि वेलफेयर स्कीम के माध्यम से हम चाहते हैं जिसके घर में मानो नौकरी नहीं है, गरीब है, उसको कम से कम आउटसोर्सिंग का अवसर मिल जाए। दूसरा, उस उम्मीदवार की आयु भी जो एक मध्यम आयु काम करने की लगभग 30-35 साल है, उसको ज्यादा वेटेज दी जाती है, क्योंकि उसकी उम्र ऐसे निकल रही है, उसको कम से कम इस स्टेज पर भी कोई और काम नहीं मिला है और वो इस नौकरी पर आना चाहता है तो उसको ज्यादा दी जाती है। कौशल योग्यता उसकी कितनी है, यानी उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। फिर उसने सीईटी का एग्जाम पास किया है, उसके अलग से 10 मार्क्स है। फिर उसकी सामाजिक आर्थिक मापदंड, जैसे हम 5 नंबर देते हैं कि जिसके घर में एक भी नौकरी नहीं है, या और जो हमने 5 नंबर अलग से रखे वो उसको देते हैं। ईज ऑफ डिप्लॉयमेंट, यानी जो लोकलाइज्ड व्यक्ति होगा उसको मार्क्स अलग दिए जाएंगे। अभी तो जिले में हम सेम जिले में नौकरी मिलेगी, उसको 10 नंबर अलग मिलेंगे। अगर वो जिले से बाहर नौकरी लेना चाहता है तो उसको 10 नंबर नहीं मिलेंगे। जहां तक ट्रांसपेरेंसी का विषय है, बिल्कुल मार्किंग तय होती है, उनको उनके मार्क्स बता दिए जाते हैं कि इस मार्क्स तक जो है, रैंकिंग तक इनको नौकरी दी गई है। इनमें से कोई ज्वाइन नहीं करने आएगा तो दोबारा से जो उसके नीचे वाले लोग होते हैं उनको उनकी ऑफर ली जाती है। जो ऑफर एक्सेप्ट करता है वो उसमें आता है, जो एक्सेप्ट नहीं करता तो 15 दिन में उसका नाम, उसकी ऑफर भी समाप्त कर दी जाती है, नए व्यक्ति को भेजा जाता है। आज युवा जो बिल्कुल पढ़ाई से विमुख हो गया था, पढ़ाई से दूर चला गया था, आज वो पढ़ाई करने के लिए मित्रों स्कूल और कॉलेज के बाद कोचिंग सेंटर में भी जाने लग गया है कि अगर मैं पढ़ाई लिखाई लिख करके और अगर कहीं योग्यता प्राप्त कर लेता हूं तो इस सरकार में भरोसा हो गया उसको कि उसको नौकरी मिलेगी, उसको कोई ना कोई काम मिलेगा। सीएम मनोहर लाल की कोशिश है कि हर युवा को रोजगार मिले, पारदर्शी तरीके से नौकरी दी जाए। सीएम मनोहर लाल खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इसे लेकर अधिकारियों को निर्देशित भी करते हैं, जिसका नतीजा है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंगलवार को हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत विभिन्न पदों के लिए प्राप्त आवेदनों को शॉर्टलिस्ट करते हुए 746 उम्मीदवारों को 1 क्लिक से जॉब ऑफर लेटर SMS के माध्यम से भेजे।
सीएम मनोहर लाल ने कई पोर्टल हरियाणा में लॉन्च किए हैं, जिसमें हरियाणा के वासियों को फायदा मिल रहा है। हरियाणा में पोर्टल सिस्टम की मॉनिटरिंग खुद मनोहर लाल कर रहे हैं। पिछले दिनों सीएम मनोहर लाल ने ताऊ चैट बॉक्स भी लॉन्च किया। आपको बता दें कि हरियाणा में हर वर्ग के लिए पोर्टल चलाए जा रहे हैं, जिसका फायदा आम जनता को मिल रहा है। हरियाणा की मनोहर सरकार शुरू से ही लोकहित में काम कर रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश की जनता की सहूलियत के लिए 3 और नए पोर्टल शुरू कर दिए हैं। सीएम ने परिवार पहचान पत्र के लिए ताऊ चैट बॉट का लोकार्पण किया। इसके अलावा PWD रेस्ट हाउस और हरियाणा भवन बुक करने के लिए भी ऑनलाइन पोर्टल की मुख्यमंत्री ने शुरुआत की। हमारा हमेशा ही फोकस रहा है कि गुड गवर्नेंस, सुशासन, इसके आधार पर चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए। ठीक 25 दिसंबर 2014 जिसको हमने पहला सुशासन दिवस के नाते से कहा था, और टेक्नोलॉजी के आधार के ऊपर चीज़ों को बढ़ाने का जो क्रम उस समय शुरू किया था, लगातार उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। और आज भी इसमें 3 ऐसे जो प्रोजेक्ट हैं वो जिनको लॉन्च किया है वो आपके सामने आए हैं, जिसमें सबसे पहले तो चैटबॉट का ये जो एक सोल्यूशन ये दिया गया है। और हमको जैसे पता है कि परिवार पहचान पत्र भी अपने आप में एक यूनिक ऐसी एक चीज़ जो हमने तैयार की है, जिसका लाभ प्रदेश के लगभग 72 लाख परिवारों को उसका लाभ मिलेगा। अब इतना बड़ा प्रोजेक्ट स्वाभाविक है कि उसके अंदर प्रारंभिक कुछ जिसको कहना चाहिए कि एक निटी-ग्रिटी जैसी होती हैं, जो कुछ ऐसी समस्याएं आती हैं, उनको हमने लगातार ठीक किया है। चाहे उसमें राशन कार्ड की बात हो, चाहे पेंशन की बात हो, चाहे चराई योजना की हो, इनकम की हो, वो पर्याप्त संख्या में हमने ठीक किया है। क्योंकि अभी एक ऐसा फ्रेंडली एक पोर्टल बनना चाहिए जिससे किसी भी आदमी को कोई भी जानकारी अपनी लेनी है तो कहीं भी वो ले सकता है अपने मोबाइल से उसको खोल करके। और चैटबॉट का जैसे एक सिस्टम होता है, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज, ये जो सारे सिस्टम होते हैं ताकि हमारे बोलने से ही और वो उसकी आवाज़ को पहचान ले और पहचानने के बाद उसका उत्तर वहाँ से मिले। उत्तर भी देंगे ताऊ जी, तो उत्तर जो है हमको मिले। अब इसमें एकदम ये तो नहीं कहा जा सकता कि इसमें कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि धीरे धीरे उस सिस्टम को अडेप्टिव होना पड़ता है। जिस आदमी को बोलना है उसकी भाषा, उसकी लैंग्वेज, उसको। और ये सामान्यतः एक बार जो व्यक्ति अपना चैट बॉक्स खोलेगा और वही व्यक्ति बार बार पूछेगा तो उसके उत्तर ठीक आएंगे। लेकिन अगर एक ही चैट बॉक्स को मुझे लगता है अगर अलग अलग व्यक्ति जाके पूछेंगे तो लैंग्वेज की प्रॉब्लम कई बार आती है। अब ये प्रारंभिक चरण हैं, जो भी चीज़ें इसमें होंगी हमारे टेक्निकल लोग इस पर लगातार नजर रखेंगे। लेकिन अच्छा फ्रेंडली एक विषय, जहाँ भी कई आदमी होता है अपने मोबाइल को साथ लेके रखता है, चाहे वो खेत में जाए, ऑफिस में जाए, घर में बैठे पढ़ने जाए, सैर करते हुए भी अपनी जानकारियाँ ले सकता है। चैट बॉक्स का एक ही इस प्रकार से हमने सोल्यूशन दिया है और मैं समझता हूँ जनता को बहुत इसका लाभ होगा। और जितने उसके प्रश्न होंगे, चाहे उसके जाति के हैं, आय के हैं, व्यवसाय के हैं, जन्मतिथि के हैं, ये सब जो उसको, चाहे उसका फिर आय के साथ उसका सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी राशन कार्ड हो, फिर उसकी चाहे जो भी कोई प्रश्न है, वो सारा जो सूचना डाटाबेस हमारे पास जो कोष बना है, उस कोष में से उसको ये उत्तर त्वरित और सटीक रूप से ये सब मिलेगा। आपको बता दें कि दिव्यांग प्रोएक्टिव पेंशन के लिए भी पोर्टल बनाया गया है। सीएम ने बताया कि विधायकों और अन्य वीआईपी के लिए रेस्ट हाउस में कोटा फिक्स किया गया है। दूसरा जो हमने प्रोएक्टिव एक पोर्टल बनाया है वो दिव्यांग सेवा, दिव्यांग की पेंशन, ये सेवा। और इस सेवा में अभी तक दिव्यांग को पेंशन बनाने में काफ़ी कठिनाई आती थी। आयु के हिसाब से तो 60 वर्ष की आयु एक गणना के हिसाब से ऑटोमेटिकली व्यक्ति की गणना हो जाती है, लेकिन इसमें शर्त है कि 60% उसका दिव्यांग का सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे ही 60% दिव्यांगता का सर्टिफिकेट
डॉक्टर से वो प्राप्त करेगा, उसको अपलोड करेगा, अपलोड करते ही प्रोएक्टिवली उसकी पेंशन जो है वो घर बैठे बनेगी, इसमें कहीं किसी प्रकार की लिखाई नहीं आएगी। और जो तीसरा एक पोर्टल है वो हमारे यानी जो जितने भी रेस्ट हाउसेज हैं, चाहे वो दिल्ली का हरियाणा भवन है, चाहे फिर हमारा गुरुग्राम का PWD रेस्ट हाउस है, या पंचकुला का PWD रेस्ट हाउस है, और जितने हरियाणा के लगभग ये 45 के आसपास रेस्ट हाउसेज हैं। इसमें शिमला का बेनवाबी है, मसूरी का रेस्ट हाउस वो भी इसमें जोड़ा है, मेरे ख्याल प्रदेश के बाहर के तो 2 ही है इसमें। तो उन सबको जोड़ करके और जो भी व्यक्ति बुकिंग करना चाहता है उसमें जिनकी एंटाइटलमेंट है, अधिकारी हैं या राजनीतिक जो लोग हैं, विधायक, सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, वो सब कर ही सकते हैं, अधिकारी भी कर सकते हैं। इसमें पत्रकारों को भी जिनको उसकी एंटाइटलमेंट होगी वो भी उसमें अपनी बुकिंग हिसाब से कर सकेंगे। बुकिंग प्राइवेट लोग भी कर सकेंगे, लेकिन उसका एक सिस्टम बनाया है कि 15 दिन पहले उसके लिए प्राइवेट बुकिंग के लिए जो कमरे निर्धारित किए गए हैं उतने वो कर सकते हैं। 15 दिन से 7 दिन जब रह जाएंगे तो उन कमरों की संख्या और बढ़ा दी जाएगी, यदि वो आधे कमरे उनके लिए हैं, आधे कमरे जो एंटाइटल्ड लोग हैं उनके लिए। लेकिन एंटाइटल्ड लोग अगर बुकिंग नहीं कर पाते हैं, फिर भी कमरे बचते हैं, तो और कमरे फिर 7 दिन तक उसको 75% कमरे बुकिंग करने का भी एक सिस्टम बनाया है। हरियाणा निवास में, क्योंकि हरियाणा भवन में 20 कमरे ऐसे आखिर तक हम निश्चित करके रखेंगे, क्योंकि वहाँ सामान्य अधिकारियों को अपनी मीटिंग्स होती हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, उनको जाना होता है, तो 20 कमरे आखिर तक उनके लिए उपलब्ध रहेंगे कि वो जाकर के कर सकें। प्राइवेट आदमियों के लिए भी जो चार्जेस हैं वो जो सामान्यतः होटल के चार्जेस है उससे कम रखे हैं। सबसे ज़्यादा इसमें दिल्ली के हरियाणा भवन के 2000 रुपये रखा है, गुरुग्राम का 1000 रुपया रखा है, गुरुग्राम का 1500 रुपया है, पंचकुला का 1000 रुपया है, और ऐसे ही बैनमोर और मसूरी उसमें जो VIP सूट भी एक वहाँ है, तो VIP सूट भी बुकिंग करा सकेंगे। बाकी जगह पर VIP सूट नहीं करा पाएंगे, लेकिन वहाँ VIP सूट, क्योंकि हमारे में से कोई जाना बहुत किसी का होता भी नहीं है, उसको भी कोई कराना चाहता है तो 3000 रुपये पर डे के हिसाब से उसको VIP करा सकते हैं। और सामान्य कमरे जो हैं वो 2000 जैसा दिल्ली का रेट है, वो उनके लिए 2000 रुपये रहेगा। जो एंटाइटल लोग हैं उनके रेट अलग अलग पहले से हैं, वो जिनके एंटाइटलमेंट है उनको नाम मात्र नॉमिनल सा उसका एक पैसा होता है वो उनको देना पड़ेगा, ताकि वहाँ के जो सामान्य खर्चे हैं बिजली का या कोई और छोटे छोटे खर्चे होते हैं वो व्यक्ति एंटाइटलमेंट होने के बाद भी उनसे वो लिया जा सकता है। और इसकी बुकिंग ऑनलाइन पेमेंट गेटवे IDBI बैंक के साथ उसको जोड़ा गया है, ताकि वो पेमेंट उसी समय बुक कराते समय वो करवा सकते हैं। रिफंड भी लेना हो तो 24 घंटे पहले, बुकिंग का जो दिन है उससे 24 घंटे पहले करवाना चाहें तो 20% की राशि कटवा करके वो पैसा वापस मिलेगा। लेकिन अगर केवल विदिन 24 घंटे आखिर में, उसमें कोई राशि रिफंड नहीं होगी। तो इस प्रकार की ये कुल मिलाकर एक फैसिलिटी दी गई है और प्रारंभ किया है। हो सकता है कि हमें महीना 2 महीने बाद इसमें से कुछ कठिनाइयाँ ध्यान में आएंगी, तो फिर हम सभी जो जनप्रतिनिधि अथवा अधिकारी बैठ करके विचार करेंगे, वो चेंजेस करनी होगी, तो उस चेंजेस को भी हम कर सकेंगे। ये भी एक विषय आपके ध्यान में इसको लाना था। तो मोटे रूप से आज जो ये 3 पोर्टल बनाए गए हैं, जो लॉन्च किए गए हैं, इन तीनों का एक लाभ अपने को मिलेगा। वहीं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की PPP को लेकर दिए गए बयान पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारे कार्यों से विपक्ष के लोग परेशान हैं, लोगों को बहकाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं CM ने PPP को प्रोटेक्शन ऑफ पुअर पीपल बताया। तो हमारे विपक्ष के मित्रों ने कहा कि ये परिवार परेशान पत्र है। वास्तव में ये उनके लिए तो परेशान पत्र इसलिए है कि अब उनके परिवार के पास काम ही नहीं बचा है कोई, क्योंकि काम तो सब ऑनलाइन होने लग गए, पोर्टल पर होने लग गए, तो परेशान है कब काम करें क्या। जितने काम हमने कर दिए हैं पिछले 8-9 साल के अंदर, अब समस्या ये है कि उनको उसका कोई सूझता नहीं है कि जनता को इतने लाभ मिल रहे हैं, तो हम जनता को किस तरीके से कोशिश करते हैं, तरह तरह से कुछ न कुछ बहकाना, भड़काना और उनको उकसाना, ये सब करते हैं, लेकिन वो इससे परेशान बहुत हैं। हम जहाँ तक कहते हैं कि ये एक ऐसा सिस्टम है जिससे सुनिश्चितता हो गई है आम नागरिक को, खास करके गरीब नागरिक को। तो हम इसका नाम अगर दूसरा नाम देते हैं तो वो है प्रोटेक्शन ऑफ पुअर पीपल, परमानेंट प्रोटेक्शन ऑफ पुअर पीपल।
तो ये है परिवार पहचान पत्र का असली अगर अर्थ लेना चाहेंगे तो हम कहीं बताएंगे। तो इसलिए ये परेशानियां उनको आती हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल का अब अगला जनसंवाद कार्यक्रम मई तक कुरुक्षेत्र में होगा। दरअसल जनता की समस्याओं की समाधान की बागडोर अब सीएम ने खुद अपने हाथों में ले ली है। सीएम अब खुद धरातल पर उतरकर लोगों की समस्या सुन रहे हैं और उनकी समस्याओं को समाधान तक पहुंचा रहे हैं। मैंने तय किया है कि कुरुक्षेत्र जिला 1, 2, 3 मई 3 दिन के लिए ये कुरुक्षेत्र जिले का एक कार्यक्रम रहेगा। 2 कार्यक्रम साथ में और आपको बता रहा हूँ कि अभी 23 अप्रैल को कैथल जिले का एक गाँव है धनौरी गाँव में जो धन्ना भगत एक संत हुए हैं, तो धन्ना भगत की जयंती मनाने के लिए बड़ी संख्या में लोग वहाँ आएंगे। तो वहाँ के 2 जिले कैथल जिला, जींद जिला, ये दोनों क्योंकि बॉर्डर के ऊपर गाँव है बिल्कुल, वहाँ धन्ना भगत जी का एक मंदिर भी है। हाँ, तो स्टेट लेवल कह सकते हैं या कंसर्ट मेनली तो 2 जिले कंसर्ट करेंगे, आसपास के जो लोग आएंगे, लेकिन धन्ना भक्ति जयंती उसमें मैं स्वयं जाऊंगा और भी जितने संत हैं बाकी पदाधिकारी नेता सब आएंगे तो एक कार्यक्रम करेंगे। ऐसे हाँ, उपराष्ट्रपति जी भी आएंगे। 23 अप्रैल को उपराष्ट्रपति जी का भी आगमन होगा। मैंने निमंत्रण दिया था, वो बड़े सहर्ष उन्होंने स्वीकार किया कि धन्ना भगत की जयंती कभी किसी ने मनाई नहीं है, हरियाणा ने पहल की है। कुछ लोगों को तो तकलीफ भी बड़ी हो गई शुरू। इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर ने जानकारी दी कि अब तक हम 1 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी दे चुके हैं और इसी साल में 60,000 नौकरियां ग्रुप सी और डी में दी जाएंगी। हमने अभी तक 8.5 साल में 1,02,000 नौकरियां हम दे चुके हैं और विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स, जिसमें ग्रुप सी की और ग्रुप डी की ये, और उसके अलावा जो अध्यापक हैं पीजीटी वगैरह और पुलिस के भी 5,000 उसमें, तो सब मिला करके 60,000 के आसपास नौकरियां और हम 6 महीने में दे देंगे। यानी 9 साल में हो जाएंगी। इनकी 80 जो है वो 10 साल की हैं, तो डबल संख्या हमारे 9 साल में हो जाएगी। 10वां साल जब शुरू होगा उसका जो अलग से आवश्यकता होगी वो हम करेंगे। हरियाणा में सभी काम पारदर्शी और आसान तरीके से हो सके, इसके लिए लगातार काम हो रहा है। साथ ही अब आम आदमी भी इंटरनेट का इस्तेमाल कर दैनिक जीवन के कार्यों को आसान बना सकता है। साथ ही सरकार हर वर्ग के एक समान विकास को ध्यान में रखकर जिस तरह कार्य कर रही है, उसका असर धरातल पर देखने को भी मिल रहा है। मुख्यमंत्री समय समय पर जनसंवाद करते रहते हैं, जिसकी जानकारी हम आपको इस कार्यक्रम के जरिए देते हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री अब राहगिरी कार्यक्रम की भी दोबारा शुरुआत करने जा रहे हैं। 27 तारीख को राहगिरी कार्यक्रम होना है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की तरफ अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।